हेलो क्लास। हम पढ़ेंगे आज फोर्थ हेडिंग, रीबिल्डिंग ए वर्ल्ड इकोनॉमी, द पोस्ट वॉर एरा। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फोर्थ, द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। इसमें हमने फर्स्ट हेडिंग देखा था द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, सेकंड हेडिंग था द 19th सेंचुरी और थर्ड हेडिंग थी द इंटर वॉर इकोनॉमी। तो यहाँ तक हम देख चुके थे ऑलरेडी। इंटर वॉर इकोनॉमी में हमने देखा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है और अराउंड 1935 तक का टाइम पीरियड हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। और फोर्थ हम देखेंगे द रीबिल्डिंग ए वर्ल्ड इकोनॉमी, द पोस्ट वॉर एरा। लेट्स स्टार्ट। तो द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट ए मेयर 2 डिकेड्स आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, 1939 टू 1944 सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम रहेगा। यहाँ पे भी दो ग्रुप होंगे वॉर करने वाली कंट्रीज़ के। एक होगा एक्सिस पावर, दूसरा होगा एलाइज। एक्सिस पावर में कंट्रीज हैं नाजी जर्मनी, जापान एंड इटली। और जो एलाइज में है उसमें ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन एंड यूएस। देखिए यूएस एंट्री करेगा वॉर में 1943 के आसपास एंड इटली साइड चेंज कर लेगा। ठीक है, ये दोनों वॉर में अपनी साइड चेंज करता है और ये ज्वाइन कर लेगा एलाइज। ठीक है, तो ये जीतने वाली साइड में आ जाएगा। एनीवे इट वॉज, ये 6 साल तक, 6 ईयर तक ये वॉर कंटिन्यू रहता है। और ये जो इसके फ्रंट्स थे जहाँ पे ये लड़ाइयाँ लड़ी गई थी वॉज, मतलब ये लैंड्स पे, सी में और एयर, तीनों फ्रंट्स पे लड़ाइयाँ, फाइट लड़ी गई थी। ओके और इस वॉर में कितने लोग मारे गए थे? एटलीस्ट 60 मिलियन पीपल डाइड। ये उस वक्त 1939 का 3% था पॉपुलेशन का। एंड अब ये कंपैरिजन करके देखते हैं तो हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 9 मिलियन पीपल मर गए थे, 20 मिलियन इंजर्ड हुए थे। यहाँ पे 60 मिलियन पीपल डाइड एंड बिलियंस इंजर्ड। तो अनलाइक द अर्लीस्ट वॉर्स, तो ये वॉर भी क्या था कि इसमें बहुत ज़्यादा बोम्बार्डमेंट और रिलेंटलेस आर्टिलरी अटैक्स हुए थे। इसमें बहुत सोल्जर्स के अलावा बहुत सारे सिविलियंस भी मारे गए थे। ठीक है, तो इकोनॉमिक डिवास्टेशन एंड सोशल डिसरप्शन हुआ था वॉर के अंदर। नेचुरल है। रिकन्स्ट्रक्शन प्रोमिस टू बी वेरी डिफ़िकल्ट, टू बी रिकन्स्ट्रक्शन बहुत लॉन्ग और डिफ़िकल्ट लग रही थी। तो वॉर के एंड होने के बाद क्या हुआ कि दो मेजर इन्फ्लुएंशियल पावर वर्ल्ड की निकल के आई। फर्स्ट था यूएस का। तो यूएस इमर्जेस एज ए डोमिनेंट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। ठीक है, तो एक बार वेस्टर्न वर्ल्ड को देख लो, कौन सा वेस्टर्न वर्ल्ड किसको कहा जाता है। ये वेस्टर्न वर्ल्ड है पूरा का पूरा। ये यूरोप से लेके पूरा यूरोप, ये यूरोप है, और यूएस और कनाडा। रशिया भी वेस्ट, मतलब हाफ वेस्टर्न वर्ल्ड में आता है। ठीक है, मेनली हम रेफर करेंगे यहाँ पे यूरोप और यूएसए से इस चैप्टर के अंदर। बाकी को आप डेवलपिंग कंट्रीज़ में गिनना, लाइक अफ्रीका, एशिया में, और जो लैटिन अमेरिका है, ये वाला। तो देखो, तो जो यूएस था वो मेजर इकोनॉमिक पावर वो बन गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पास। पॉलिटिकल पावर, मतलब जो वर्ल्ड के पॉलिटी को इन्फ्लुएंस कर सके, और मिलिट्री पावर बहुत ज़्यादा पावरफुल, राइट, वेस्टर्न वर्ल्ड में। और ये वेस्टर्न वर्ल्ड ही पावरफुल था। सेकंड जो आउटकम था वो था यूएस, सोवियत यूनियन का, यूएसएसआर का। तो ये इसने बहुत सेक्रीफाइस किया, बट इट डिफीटेड जर्मनी एंड ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ फ्रॉम एन एग्रीकल्चरल कंट्री टू एन इंडस्ट्रियल कंट्री। जब कब इसने ट्रांसफॉर्म किया अपने आप को? जब वेस्टर्न वर्ल्ड एक ग्रेट डिप्रेशन में था। देखा हमने पिछली हेडिंग में देखा था कि 1929 से लेके 1935 तक डिप्रेशन का टाइम पीरियड था। उस टाइम पे यूएसएसआर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा था, और ये कंटिन्यू करता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद भी। और ये मेजर वर्ल्ड पावर बन के आ जाता है, यूएसएसआर एंड यूएस। इसके बाद हम इस चैप्टर में नहीं देखेंगे वो चीज़ें। ये कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है दोनों के बीच में। हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं कि जो मेजर पावर थी उस वक्त की, यूएस एंड यूएसएसआर थी। 4.1 देखते हैं, पोस्ट वॉर सेटलमेंट एंड द ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस। देखिए, तो जो इकोनॉमिस्ट होते हैं ना, जो इकोनॉमी के बारे में सोच सकते हैं, जो थिंकर होते हैं, क्या करना चाहिए,
एंड जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो पॉलिटिक्स जैसे गवर्नमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, क्या पॉलिसी, तो उन्होंने 2 की लेसन सीखे वॉर के बाद या वॉर से पहले कि उनके एक्सपीरियंस ये थे। फर्स्ट वाज इंडस्ट्रियल सोसाइटी बेस्ड ऑन मास प्रोडक्शन कैन नॉट बी सस्टेन्ड विदाउट द मास कंजम्पशंस। मतलब ये हुआ कि आप कंपनी में, आप इंडस्ट्री में कितने ही प्रोडक्ट बनाते रहो, आप फुल भर लो, मतलब गले तक का भर लो, ठीक है, आपकी कंपनी को, जब तक उसका कंज्यूम नहीं होगा ना तो वो वेस्ट है, आपकी इनपुट कॉस्ट ही ज़्यादा रहेगी, आउटपुट आपको बेनिफिट प्रॉफिट नहीं होगा। ये आपका ये फर्स्ट लेसन था। बट टू एंश्योर मास कंजम्पशंस, अभी सॉल्यूशन बता रहा है इस चीज़ का कि बट टू एंश्योर मास कंजम्पशन देयर वाज ए नीड फॉर हाई एंड स्टेबल इनकम्स। यह क्यों? क्योंकि अब लोगों के पास पैसा होगा, इनकम आएगी, तभी वो जो प्रोड्यूस किया कंपनी में परचेज कर सकते हैं। इनकम कुड नॉट बी स्टेबल इफ़ द एम्प्लॉयमेंट वाज अनस्टेबल। ठीक है, इनकम भी तभी स्टेबल रहेगी जब उसको बराबर सरकारी नौकरी की तरह रिटायरमेंट में भी पेंशन आएगी। द स्टेबल इनकम ऑल्सो रिक्वायर्ड स्टडी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसका एक मतलब है कि पार्ट टाइम जॉब से भी नहीं चलेगा, फुल एम्प्लॉयमेंट रहना चाहिए सरकारी नौकरी की तरह। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो आप इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है उसका कंजम्पशन से भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए ये चीज़ों की ज़रूरत थी कि लोगों के पास इनकम होनी चाहिए बराबर, तभी वो परचेज कर सकते हैं, और वो एम्प्लॉयमेंट उनका बराबर पूरी मतलब कंटिन्यू जब तक वो ओल्ड नहीं हो जाते बना रहना चाहिए, और जो नई जनरेशन आती है उनका एम्प्लॉयमेंट रहना चाहिए, तभी कंजम्पशन इंश्योर किया जा सकता है। सेकेंड क्या था कि बट मार्केट अलोन कुड नॉट गारंटी फुल एम्प्लॉयमेंट। अब ये मार्केट तो इंश्योर नहीं कर सकती, क्योंकि मार्केट में होता है बिजनेसमैन, कैपिटलिस्ट सिस्टम वेस्टर्न इकोनॉमी में, तो वो तो तब तक रखेगा जब उसको ज़रूरत है। उसके बाद एम्प्लॉय को वो डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है, लेकिन अब उसको परमानेंट एम्प्लॉय रखने के लिए, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे बात कर रहे हैं इकोनॉमी को स्टेबिलिटी देने के लिए, तो उसके लिए क्या चाहिएगा कि गवर्नमेंट वुड हैव टू स्टेप इन टू मिनिमाइज फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। देखिए, एम्प्लॉयमेंट को गवर्नमेंट को फिक्स करना पड़ेगा, उनकी सैलरी फिक्स करनी पड़ेगी, 8 घंटे काम करता है तो 10,000 मिनिमम होना चाहिए, इस तरह का इंटरवेंशन। आउटपुट भी इंश्योर करना होगा और प्राइस भी। प्राइस को कैसे, आपने 9th क्लास में 4th लेसन देखा था इकोनॉमिक्स का कि गवर्नमेंट किसान को MSP देती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसका मतलब क्या था कि जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसको इतना पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा, अगर कोई और नहीं ले रहा था आप गवर्नमेंट को बेचिए, गवर्नमेंट ने आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने की बात करी है कि आप इतने रुपए में गवर्नमेंट को दे सकते हो। मतलब फ्लक्चुएशन रिड्यूस की, मतलब लोगों की जो एंग्जाइटी होती है, तो इस चीज़ को कि इससे क्या होगा कि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आएगी, लोगों को ट्रस्ट होगा कि वो प्रोड्यूस करें पर्टिकुलर क्रॉप या पर्टिकुलर इंडस्ट्री लगाएं, क्योंकि यहाँ पे गारंटी है गवर्नमेंट विल परचेज योर प्रोडक्ट, तभी वो इन्वेस्ट करेंगे। ये गवर्नमेंट का काम था। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कुड बी इंश्योर्ड थ्रू ओनली इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, ये फर्स्ट लेसन में ही बात कर रहे हैं अभी तक। सेकंड लेसन क्या था कि द सेकंड लेसन रिलेटेड टू द कंट्रीज इकोनॉमिक लिंक विद द आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, तो द गोल ऑफ द फुल एम्प्लॉयमेंट कुड ओनली बी अचीव्ड इफ द गवर्नमेंट हैड पावर टू कंट्रोल फ्लोज ऑफ द गुड्स एंड कैपिटल और लेबर। देखिए, अगर यहाँ पे पॉइंट क्या है, पावर टू कंट्रोल, कंट्री की पावर टू कंट्रोल ऑफ गुड्स एंड कैपिटल लेबर। फ्लोज ऑफ गुड्स कैसे होगा, अभी इंडिया का एग्जांपल ले लो कि चाइना से सारे के सारे प्रोडक्ट इंडिया में फ्लो हो रहे हैं। 1947 से लेकर 1970 तक का टाइम पीरियड ले लो कि जहाँ पे चाइना खूब एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया को, लेकिन इंडिया की कैपिटल, इंडिया की इंडस्ट्री बहुत ही लो, मतलब वो इतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रही। तो क्या हुआ कि हमारी कंट्री तो ख़त्म होगी ना, कि सारा का सारा हम परचेज करी जा रहे हैं, उनको पैसे कहाँ से देंगे। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा कि उसको एक्सपोर्ट बैन करना पड़ेगा, उसको इंपोर्ट बैन करना पड़ेगा, वो इंपोर्ट नहीं कर सकती। ठीक है, और अपने जो कंट्री के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं यहाँ पे नॉलेज देनी पड़ेगी लोगों को, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तभी वो अच्छा प्रोडक्ट बना के अपनी कंट्री को। ठीक है, तो ये इससे मैंने मतलब यही बताया कि जो गुड्स का कंट्रोल है ना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पे ही गवर्नमेंट का नियंत्रण होगा। दूसरा, लेबर का एग्जांपल ले लो एक। सपोज करो कि इंडिया की सारी पॉपुलेशन ब्रिटेन में चली जाती है। अब इंडिया वाले तो मतलब कुछ हमारे बिहार स्टेट के तो ऐसे हैं कम से कम में काम कर देंगे।
अब बेचारे ब्रिटेन वाले लोगों का क्या हुआ, इंग्लिशमैन का, ठीक है। तो ये कंट्री की दूसरी ड्यूटी क्या थी कंट्री के, कि उसको ये तीनों चीज़ कंट्रोल करनी पड़ेगी, पावर टू कंट्रोल ऑफ गुड फ्लोज ऑफ गुड्स, कैपिटल एंड लेबर, ठीक है। अब ये पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड लेसन कि कंट्री में जो गवर्नमेंट होती है उसको ये तीनों चीज़ कंट्रोल करनी होगी। तो अब ब्रीफ में बात करते हैं द मेन ऑफ, अगर ये पूरा मैंने इंडिया का एग्जांपल दे के बताया, या जर्मनी और ब्रिटेन का एग्जांपल ले लीजिए कि आप सपोज करो कि सारे ब्रिटेन की गुड्स जर्मनी में आ जाती है, जर्मनी वाले बेचारे कुछ प्रोड्यूस नहीं करते, सारा उनका मनी ब्रिटेन चला जाएगा, ठीक है। ऐसे लेके देखो, तो उनको जर्मनी को ब्रिटेन की एक्सपोर्ट को रोकना होगा और अपना सारा का सारा खुद प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो कंट्रोल कंट्री की गवर्नमेंट का हुआ। सेकंड लेसन ये था। फर्स्ट यहाँ पे लेसन ये था कि गवर्नमेंट को ये तीनों चीज़ कंट्रोल करनी गई, प्राइस, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट। थर्ड इसमें ये चीज़, सेकंड ये। अब ब्रीफ में बात करते हैं। द मेन एम ऑफ द पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम वॉज टू प्रिजर्व इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। तो मेन एम क्या था कि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाना। हमने पीछे देखते आ रहे थे, कभी इकोनॉमी स्टेबल हो जाती थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास टाइम पीरियड, कभी अनस्टेबल हो जाती, कभी डिप्रेशन आ जाता था। तो उन्होंने ये रियलाइज़ करा, जो इकोनॉमिस्ट और जो थिंक करते, कि हमें इकोनॉमी को स्टेबिलिटी देना है। ऐसा नहीं कि अब कोई 1 साल काम करता है, अगले 3 साल तक उसको काम नहीं मिलता, ऐसी कंडीशन को रिमूव करना था। गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से हो सकती थी। तो प्रिजर्व इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। तो इसको सुनिश्चित करने के लिए, फिक्स करने के लिए क्या निकाला, इट्स फ्रेमवर्क वॉज एग्रीड अपॉन एट द यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। तो ऐसे सिस्टम को लाने के लिए पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में तो एक कॉन्फ्रेंस हुई 1944 में, ठीक है। ये सिटी का नाम है ब्रेटन वुड्स इन न्यू हेमिस्फीयर, यूएसए के अंदर है ये, ठीक है। ये जो कॉन्फ्रेंस हुई, यहाँ पे 2 इंस्टीट्यूशंस आए। इंस्टीट्यूशंस क्या होता है, इंस्टीट्यूशन का एक पर्पज़, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो किसी पर्पज़ के लिए काम करता है। तो यहाँ पे 2 इंस्टीट्यूशंस आए, एक का नाम था IMF, दूसरा का नाम था वर्ल्ड बैंक, ठीक है। IMF क्या करता था, सरप्लस और डेफिसिट का, जो कंट्रीज़ के एक सरप्लस कहीं पे अगर बहुत ज़्यादा किसी के पास, अगर सपोज करो यूएसए के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, तो वो उसको देखेगा कि इसको ब्रिटेन को देना है, जर्मनी को देना है, या फिर खुद उसको कितना रखना है। या डेफिसिट हो गया, सपोज करो कि इटली का बहुत ज़्यादा डेफिसिट चल रहा था, या जर्मनी बहुत ज़्यादा डिवास्टेटेड था, तो उस कंट्री के डेफिसिट को किस तरह से मैनेज करना है, IMF का काम ये करना था। तो वर्ल्ड बैंक का काम क्या था, रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये काम था वर्ल्ड बैंक का। तो इनको फाइनेंस करना था, रिकन्स्ट्रक्शन और डेवलपमेंट को, कि लोन देने थे उनके जो डेवलपमेंट, क्योंकि वॉर के बाद जो इंडस्ट्री ख़त्म हो गई थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हाउसेज डैमेज हो गए थे, उनको रीबिल्ड करना था। तो द IMF एंड वर्ल्ड बैंक आर रेफर्ड एज द ट्विंस ऑफ द ब्रेटन वुड्स, मतलब इसको ट्विंस भाई भाई, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस हुई थी ना ब्रेटन वुड्स, ये जो सिटी है, तो यहाँ से ये 2 इंस्टीट्यूशन आए थे, इसलिए इनको ट्विंस भी कहा जाता है। और जो पोस्ट वार का जो सिस्टम था, जो 1944 के बाद जो सिस्टम आता है, उसको कहा जाता है ब्रेटन वुड्स सिस्टम, क्योंकि इसने फ्रेमवर्क तैयार करा था टू प्रिजर्व इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। इंडस्ट्रियल वर्ल्ड को आप बिल्कुल भी कन्फ्यूजन में मत लाइए। ये कंट्री है यूरोपियन एंड ये USA एंड कनाडा, ये कंट्रीज़ हैं इंडस्ट्रियल कंट्रीज़। आप अफ्रीका में इंडस्ट्री मत सोचना, आज की बात नहीं कर रहे, उस दिन की कर रहे हैं। तो हाँ, द इंटरनेशनल यहाँ पे हो चुका है ना कि IMF एंड वर्ल्ड बैंक अपना ऑपरेशन शुरू करते हैं 1947 में, और जो डिसीजन मेकिंग थी वो मेनली कंट्रोल करी गई वेस्टर्न पावर के द्वारा। एंड US के पास एक वीटो राइट था। वीटो राइट क्या होता है कि कोई भी डिसीजन इनके द्वारा लिया गया तो वो वीटो लगा सकता है कि वो डिसीजन इम्प्लीमेंट ना हो, ठीक है। दोनों में, IMF और वर्ल्ड बैंक के अंदर भी। वो मे भी इसलिए हो सकता है कि क्योंकि ये US के अंदर है और यहाँ पे ये सैलरी एम्प्लॉयज़ को US दे रहा है, मे बी। जस्ट द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम इज़ द सिस्टम लिंकिंग नेशनल करेंसी एंड मॉनेटरी सिस्टम। ये क्या है, द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम इज़ ए सिस्टम लिंकिंग
नेशनल करेंसी एंड मॉनेटरी सिस्टम। ठीक है, तो नेशनल करेंसीज मतलब जो सपोज करो इंडिया की कंट्री करेंसी है रुपीज़, ब्रिटेन इसकी है चाइना की युआन, रशिया की रूबल, यूएस की डॉलर। ठीक है, तो ये सारी की इन सारी की कंट्री की जो करेंसीज हैं उनको मतलब वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबलाइजेशन लेवल पे कि उनका एक पर्टिकुलर रेट फिक्स हो जाए। मतलब सबका अलग रेट है ना, कि ये अगर सपोज करो इंडिया में इस रेट का इसका पेन का रेट होगा 30 रुपया, यही चाइना में होगा 10 रुपये 10 युआन का, रूबल में होगा ये 1 रूबल का। तो इसका एक कॉमन प्राइस आ जाए, चाहे आप यूएस में परचेज करो चाहे ब्रिटेन में परचेज करो। ठीक है, कि ये एक रेट में मिले इंटरनेशनल मार्केट में। तो वही है कि इनका जो पर्पस था कि सिस्टम लिंकिंग इन नेशनल करेंसीज एंड मॉनेटरी सिस्टम। मॉनेटरी होता है पैसा, मॉनेटरी सिस्टम होता है सारा पैसा करेंसी का। तो द ब्रिटेन वुड्स सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन द फिक्स एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट क्या है अभी बता देंगे। इन द सिस्टम, हालांकि इसको इकोनॉमिक्स के पॉइंट से डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा बताएंगे। इन दिस सिस्टम द नेशनल करेंसी फॉर एग्जाम्पल द इंडियन रुपी वर पेग्ड टू द डॉलर एट अ फिक्स एक्सचेंज रेट। ठीक है, एंड द डॉलर इटसेल्फ वॉज एंकर्ड टू द गोल्ड एट अ फिक्स प्राइस ऑफ $35 पर आउंस ऑफ गोल्ड। मैंने इसको इस तरह से लिखा है, इसने कहा कि लेट करो कि 45 रुपीज़ 45 रुपीज़ इक्वल टू $1 है। ठीक है, मतलब ये अब परचेज कर सकते हैं कि 45 रुपीज़ $1 के बराबर होगा, और $35 गोल्ड के लिए 1 आउंस ऑफ गोल्ड होगा। आउंस क्या होता है? एक गोल्ड को नापने की यूनिट होती है। ठीक है, तो अब कॉमन रेट हो जाएगा ना, चाहे किसी में ले लो आप, आपको अगर पेन का रेट देना पड़ेगा 45 रुपये। ठीक है, कहीं पे भी परचेज कर लो, $1 के बराबर हो गया है। द अर्ली पोस्ट वार ईयर्स 4.2। तो क्या रहा अर्ली पोस्ट वार ईयर्स में? द ब्रिटेन वुड्स सिस्टम इनॉग्रेटेड एन एरा ऑफ अनप्रेसिडेंट ग्रोथ ऑफ द ट्रेड एंड द इनकम्स फॉर द वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशंस एंड जापान। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ये सिस्टम शुरू करा था ये बहुत ही प्रोडक्टिव रहा, तो इसमें जापान और जो वेस्टर्न कंट्रीज थे बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं शुरू से ही। एंड द वर्ल्ड जो ट्रेड था वो 8% के ज़्यादा, मतलब 8%, वो मतलब 8% से ज़्यादा की स्पीड से ग्रो करता है 1950 टू 1970 तक। एंड एम्प्लॉयमेंट जो सैलरी होती है लोगों की वो 5% के हिसाब से लगातार बढ़ती रहती है। सपोज करो कि किसी पर्सन की सैलरी 5,000 थी, तो हर उसमें 5% का इंक्रीज आता रहेगा। मान लो 1 साल के हिसाब से 5 कितने हो गए, काट के देखो, 500 रुपये इनके 5500 हो गए, 5500। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे? फॉर मच ऑफ द दिस पीरियड वॉज तो जो अनएम्प्लॉयड मतलब सबके पास एम्प्लॉयमेंट था, तो सारे वेस्टर्न कंट्रीज मज़े कर रहे थे इन दिनों में। तो और इसके बाद क्या हुआ? दीज डिकेड ऑल्सो सो द वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो पहले तो टेक्नोलॉजी केवल इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ के पास थी। देखो मैंने बात बताई थी कि पहले सिल्क रोड था, लोग कैसे व्यापार करते थे। ठीक है, जब और उसके बाद कॉलोनियाँ बन गई थी, बात करी थी ना कि अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका कॉलोनी बनने के बाद जो यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे यूरोपियंस मेनली। और लेकिन जब वहाँ पे मशीन आती है सबसे पहले ब्रिटेन में, तो भाप का इंजन, स्टीम इंजन, वहाँ से वो इंडस्ट्री का एरा आ जाता है। तो इंडस्ट्री केवल अब जो रॉ मटेरियल था एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से रॉ मटेरियल अब वहाँ पे फिनिश गुड बनेगा यूरोप में, और वो फिनिश गुड अब लैटिन अमेरिका, एशिया एंड अफ्रीका विल परचेज, कंट्रीज विल परचेज। ठीक है, तो लेकिन वो केवल यूरोप में ही ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ थी। ठीक है, टेक्नोलॉजी उनके पास थी या यूएसए के पास थी। लेकिन अब क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास पूरे वर्ल्ड में इसका स्प्रेड होगा टेक्नोलॉजी का। द डेवलपिंग कंट्रीज वर इन हरी टू कैच अप विद द एडवांस इंडस्ट्रियल कंट्रीज। जो अभी जो डेवलपिंग कंट्रीज थे वो भी बनना चाहते थे डेवलप उन लोगों की तरह। देयरफॉर दे इन्वेस्टेड लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इंपोर्टिंग इंडस्ट्रियल प्लांट्स एंड इक्विपमेंट फीचरिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो उन्होंने क्या करा, जब अभी जो 1947 के बाद कंट्री इंडिपेंडेंट हो गए, तो वो चाहते थे डेवलप बनना। तो उन्होंने क्या करा कि बहुत ज़्यादा पैसे अपनी जो उन्होंने क्या कि प्लांट को, जैसे कोई न्यूक्लियर रिएक्टर लगाना चाहता है, तो उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को लेने के लिए
डेवलप कंट्री को, जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है, उसको पैसा दिया और वो रिएक्टर अपने कंट्री में लगाने की कोशिश करी। 4.3 हेडिंग में देखेंगे डे कॉलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस। तो व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड, लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वर स्टिल अंडर द यूरोपियन कॉलोनियल रूल। ठीक है, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कॉलोनियाँ, इसी पे तो झगड़ा चल रहा था। ओवर द नेक्स्ट 2 डिकेड्स मोस्ट ऑफ द एशियन एंड अफ्रीकन कॉलोनी इमर्ज फ्री। ठीक है, बहुत सारे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, मेनली एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज। दे हाउएवर ओवरबर्डन, क्योंकि वो, लेकिन इंडिपेंडेंट तो हो जाते हैं, लेकिन उनके पास वो बहुत ज़्यादा पावर्टी से ग्रसित रहते हैं, पावर्टी बहुत ज़्यादा रहती है, और लैक ऑफ रिसोर्सेज, बिकॉज द लॉस्ट ऑफ द रिसोर्सेज वर टेकन बाय द डेवलप कंट्रीज, जो जिसकी वो कॉलोनी रहे थे। तो उनकी जो इकोनॉमी थी वो हैंडीकैप्ड थी, और लोग भी ऑलमोस्ट हैंडीकैप्ड, सोसाइटी भी हैंडीकैप्ड हो गई थी बिकॉज ऑफ द कॉलोनियल रूल। द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक वर डिजाइन टू मीट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द इंडस्ट्रियल कंट्रीज। तो देखो, वो जो आपने देखा ना यहाँ पे कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड को ठीक है, वेस्टर्न वर्ल्ड को स्टेबिलिटी देने के लिए और फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए ये 2 इंस्टीट्यूशंस आए थे, IMF एंड वर्ल्ड बैंक। ठीक है, लेकिन दे वर नॉट इक्विप टू कोप अप विद द चैलेंज ऑफ द पॉवर्टी एंड लैक ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द फॉर्मर कॉलोनीज। मतलब जो ये एशिया और अफ्रीका या लैटिन अमेरिका की कंट्रीज थी, इनके चैलेंज को सॉल्व करने के लिए इनका फ्रेमवर्क नहीं था IMF और वर्ल्ड बैंक का। लेकिन क्या होता है, जापान और वेस्टर्न वर्ल्ड जल्दी ही डेवलप कर जाते हैं। ठीक है, जो वेस्टर्न, जहाँ पे वर्ल्ड वार के बाद बहुत डिवास्टेशन हुआ था, वो जल्दी रिकवर कर जाते हैं। पर अब जो ये इंस्टीट्यूशन था वो फोकस करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ। दस इन द लेट 1950s द ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन बिगेन टू शिफ्ट देयर अटेंशन मोर टूवर्ड्स द डेवलपिंग कंट्रीज। तो एज कॉलोनीज, मैनी ऑफ द लेस डेवलप्ड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हैड बीन पार्ट ऑफ द वेस्टर्न। तो जो कॉलोनी थे सारे के सारे डेवलपिंग थे, अंडर डेवलप थे। ठीक है, नाउ आयरॉनिकली, तो जैसे वो इंडिपेंडेंट हुए तो उनकी एक अर्ज थी, मतलब एक भावना थी कि वो अपनी पॉपुलेशन को पॉवर्टी से बाहर निकालें। एंड तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसी से गाइडेंस ली। ठीक है, जो इंटरनेशनल कौन सी थी, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ की एजेंसीज थी। तो इवन आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ डी कॉलोनाइजेशन फॉर्मल कॉलोनियल पावर स्टिल कंट्रोल्ड वाइल्ड। देखिए, अभी बहुत सारी कंट्री इंडिपेंडेंट हो चुके हैं जो कॉलोनी थे, लेकिन अभी भी उस कंट्री के अंदर यूरोपियन का या फिर जो जिसकी वो कॉलोनी थे US का कंट्रोल चल रहा था। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जैसे कि आपने कई बार पढ़ा है, लाइक यहाँ पे साउथ अफ्रीका कंट्री है, यहाँ पे बहुत सारे ब्रिटेन के लोग अभी भी अपनी इनके गवर्नमेंट का कंट्रोल रखते हैं। यहाँ पे इजिप्ट कंट्री है, ठीक है, जो यहाँ पे एक नाइल रिवर है, वो ये भी ब्रिटेन कंट्रोल किए हुआ था, क्योंकि यहाँ से जो ट्रेड करता है ना, देखो यह मेडिटेरेनियन सी है, तो मेडिटेरेनियन सी से यहाँ पे एक जो कैनाल है, स्वेज कैनाल, वो कनेक्ट करती है रेड सी से, और रेड सी यहाँ पे इंडियन ओशन में आके निकलता है। तो इसका देखो, कंट्री है यहाँ पे इंग्लैंड, लेकिन यहाँ पे अभी इसका कोई हक नहीं क्योंकि इजिप्ट है। लेकिन ये उस इंडिपेंडेंट होने के बाद भी, जैसे इजिप्ट है, लेकिन ये तभी भी इस नाइल जो स्वेज कैनाल पे कंट्रोल किए हुए था। तो वो है ना, तो ऐसे ऐसे चीज़ों से, और यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे आयरन ओर मिलते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो कंट्री तो इंडिपेंडेंट हो गया, लेकिन जो यहाँ पे स्पेन की जो कंट्री थे, बेल्जियम जो, लेकिन इन्होंने अभी भी यहाँ पे जो आयरन ओर है वहाँ का एक्सट्रैक्शन कंटिन्यू रखा बिना कुछ, मतलब जो भी लगा लो कि पहले के पुरानी डोमिनेंसी दिखा के या जो भी करके यहाँ से यहाँ के रिसोर्सेज को यहाँ की गवर्नमेंट को नहीं दिया गया था। तो देखिए, बात करते हैं इसको कैसे सॉल्यूशन निकाला इन कंट्रीज़ ने। तो लार्ज corporation of the other powerful countries, for example US, are also often managed to secure rights to exploit developing countries natural resources and very cheaply। और क्या बात थी कि जो कंट्रीज बेचारे गरीब तो थे ही, ठीक है, सस्ते में रेट ले लेते। अगर जाम्बिया नहीं देता तो जिम्बाब्वे से ले लेते, जिम्बाब्वे नहीं देता तो बोत्सवाना से ले लेते, नहीं तो मेडागास्कर से, किसी से ले ही लेते थे, ठीक है। तो इस तरह से इनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे थे। एट द सेम टाइम मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम द फास्ट ग्रोथ ऑफ द वेस्टर्न इकोनॉमीज एक्सपीरियंस फ्रॉम 1950 to 1960। जो वो वेस्टर्न कंट्रीज की इकोनॉमी बहुत जल्दी ग्रो कर गई थी, उनसे डेवलपिंग कंट्रीज़ को कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
देयरफॉर दे ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स एज ए ग्रुप ऑफ द ग्रुप G77। तो इसमें कौन से कंट्री हैं? मेनली लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के 77, ऑलमोस्ट सारे कंट्री आ गए। तो इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया। इसका काम क्या था? सपोज करो कि एक लैपटॉप वाला बेचने के लिए आ रहा है, ठीक है। तो अब ये कहते हैं डेवलपिंग कंट्री वाले लोग, जो एक घर वाला कोई भी, कि मुझे ये इतने रुपए में चाहिएगा, ठीक है। तो वो डेवलपिंग कंट्री जो लैपटॉप है वो, तो उसको उस रेट पे वो नहीं देगा तो आगे वाला भी नहीं लेगा, उससे आगे वाला भी नहीं लेगा। तो एक सारे मिलके कॉलोनी वाले एक रेट बार्गेनिंग करेंगे उससे कि भाई इस रेट में आपसे हम ये लैपटॉप ले सकते हैं। एक एग्जांपल हाइपोथेटिकली। तो ये बार्गेनिंग पावर ये सारे के सारे कंट्री आपस एक फिक्स हो गया कि भाई हम इससे टेक्नोलॉजी बार्गेनिंग करेंगे, अपना प्रोडक्ट इस रेट में देंगे, जो भी वो एग्रीकल्चर है या माइनिंग है और है, ठीक है, मिनरल है, तो हम इस रेट में देंगे और इनसे इस रेट में इन्होंने लेना होगा, नहीं तो कोई भी नहीं देगा, ना अंगोला देगा ना मेडागास्कर देगा, ठीक है। तो बाय द नियो दे मीन्ट ए सिस्टम that would give them real control over their natural resources, more development assistance, fair prices of the raw material, and better access for their manufactured goods and in the developed countries market। देखिए, जो ये डेवलपिंग कंट्री जो गुड्स बनाएगी वो बहुत ज़्यादा चीप क्वालिटी की होगी, क्योंकि इनके पास नॉलेज टेक्नोलॉजी दोनों ही नहीं थी, ठीक है। पर स्टिल दे विल बार्गेन, ट्राई टू बार्गेन इन द डेवलप कंट्री मार्केट। तब ये ग्रुप बनाया था। तो अभी बात करते हैं एंड ऑफ द ब्रिटेन वुड्स एंड द बिगिनिंग ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। एक बार कैमरा चेक कर लेता हूँ। ओके, देखिए अब ब्रिटेन वुड्स जो सिस्टम आया था, हमने पीछे नोटिस करा था, तो उसका एंड होता है, ठीक है। डिस्पाइट द ईयर ऑफ द स्टेबल एंड रैपिड ग्रोथ, नॉट ऑल वाज वेल इन द पोस्ट वॉर वर्ल्ड। फ्रॉम द 1960 द राइजिंग कॉस्ट ऑफ ओवरसीज इन्वॉल्वमेंट वीकेंड, ठीक है। तो बात क्या हुई कि यूएस फाइनेंस कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। देखिए मैं बात बता देता हूँ आपको कंट्रोल सिंपली। जो ये ब्रिटिश वुड सिस्टम था ये कोलैप्स हो जाता है बिकॉज देखिए कि 1960 के आसपास यूएस का वॉर चल रहा था वियतनाम से। वियतनाम कहाँ पे है? हाँ, म्यांमार के साइड में कंट्री है, ऑलमोस्ट कैसा कंट्री है जहाँ पे बहुत सारी माउंटेन है, ठीक है। तो ये यहाँ पे वियतनाम है, ये वियतनाम। तो ये यहाँ पे वॉर लड़ रहा था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसके बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए थे, ठीक है। कोई भी बहुत ज़्यादा सोल्जर्स मारे जाते हैं वियतनाम में, पर उसको विक्ट्री नहीं मिलती। तो इसका रिजल्ट तो इकोनॉमी पे आएगा ना यूएस की। तो इससे क्या हुआ कि यूएस का जो इकोनॉमी था, देखो यूएस का एक फिक्स एक्सचेंज रेट की बात करी थी हमने, किस कंटेक्ट, इसी कंटेक्स्ट में करी थी कि जो, हाँ, तो अभी ये जो 35 = 1 आउंसेस होगा फिक्स एक्सचेंज रेट, ये सिस्टम अब वर्क नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि अब और कंट्रीज जैसे चाइना और जैसे और कंट्री होंगे, मतलब यहाँ पे जो रेट डिसाइड करता था वो एक गवर्नमेंट करती थी। गवर्नमेंट का जैसे कि यूएस का बैंक लगा लो, ठीक है, सेंट्रल बैंक डिसाइड करेगा फिक्स एक्सचेंज रेट। तो अब मार्केट में कुछ चेंजेज आ गए, तो अब ये सिस्टम वर्क नहीं कर रहा था। तो अभी इसके जगह एक नया सिस्टम आया फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का। तो ये इसके रेट अब डिसाइड होंगे कि डॉलर का रेट कितना रहेगा। जैसे अभी ₹72 = $1 है, ठीक है, कि कितने युआन कितने डॉलर के बराबर होगा, तो ये मार्केट डिसाइड करेगी। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट हो गया, मतलब फ्लैक्चुएसन हो गया, अभी रेट में फिक्स नहीं रहेगा, गवर्नमेंट ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तो अब क्या होगा कि जैसे चाइना वाले मोबाइल बनाते हैं और यूएस वाले लैपटॉप बनाते होंगे, तो वो मार्केट में जो वो परचेज मार्केट, जैसे चाइना का यूएस में जाएगा और यूएस का इधर जाएगा, तो ये मार्केट डिसाइड करेगी कितना रेट उनको रखना है एक्सचेंज का। तो फ्रॉम द mid-1970s द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम ऑल्सो चेंज इन एन इम्पोर्टेंट वेज। अर्लियर डेवलपिंग कंट्रीज कुड टर्न टू द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर लोन। पहले तो क्या करते थे डेवलपिंग कंट्रीज, सीधे जाके बोलते भैया दे दो IMF वर्ल्ड बैंक से फॉर डेवलपमेंट असिस्टेंस। पर यह क्या हुआ कि अब ये भी मदद करने से मना कर देता है और इसके जगह आ जाते हैं बोरो वेस्ट कॉमर्शियल बैंक आ जाते हैं, ठीक है, एंड प्राइवेट लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस। अब बैंक से बोरो करना पड़ेगा डेवलपिंग कंट्रीज़ को,
ठीक, अब फ्री में नहीं मिलेगा भैया, ऐसे नहीं देंगे कि दे दो नाम पे। तो दिस लेड टू पीरियोडिक डेब्ट क्राइसिस इन द डेवलपिंग वर्ल्ड एंड लोअर इनकम एंड द इंक्रीज पॉवर्टी स्पेशली इन अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। तो इससे क्या हो गया कि जो पहले से ही इनका कॉलोनियल लेगेसी था, मतलब कॉलोनी रहे थे यूरोपियन कंट्रीज़ की, तो ये बहुत ज़्यादा पॉवर्टी में और ज़्यादा डूब जाएंगे, अफ्रीका और मेनली लैटिन अमेरिका। द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड वॉज ऑल्सो हिट बाय अनएम्प्लॉयमेंट दैट बिगेन राइजिंग। अब ये देखो, ये जो यहाँ पे इकोनॉमिस्ट आए थे ना, इन्होंने दो सिस्टम को से चलाने की सोची थी। फर्स्ट था कि कंजम्पशन को जो प्रोडक्शन होता है उसका कंजम्पशन भी होना चाहिए, मास कंजम्पशन। और दूसरा करा था बात इन्होंने कि जो गवर्नमेंट के द्वारा गुड्स का फ्लोज और लेबर का फ्लोज कंट्रोल किया जाना चाहिए, कैपिटल भी। लेकिन अभी यहाँ पे क्या होगा, ये भी क्लैप्स हो गया ये सिस्टम ब्रेटन वुड्स का। जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम ने स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड एम्प्लॉयमेंट जो वेस्टर्न वर्ल्ड में लाने की ट्राई करी थी IMF और वर्ल्ड बैंक से, दोनों ही क्लैप्स हो जाएगा 1970 तक। ये सारा क्लैप्स हो जाता है। अब यहाँ पे भी क्या होगा, द एंड रिमेन्ड हाई अंटिल, कहाँ पे, तो द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड वॉज ऑल्सो हिट बाय अनएम्प्लॉयमेंट एंड बिगेन राइजिंग इन फ्रॉम द 1970 एंड रिमेन्ड अंटिल 1970। फ्रॉम द 1970 MNCs also began to shift their production operation to the low wage एशियन कंट्रीज। देखो यहाँ पे इन्होंने इनकम इंक्रीज होती जा रही थी 5% के रेट से। अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा इनकम एम्प्लॉयमेंट जैसे सैलरी करोगे, कंपनी कैसे दे पाएगी इसको लगातार। तो अब ये कंट्रीज़ क्या करेंगे, जो लो इनकम है, जहाँ पे सैलरी कम होती है, वहाँ पे अपनी ये कंपनी जो होगी वहाँ पे अपना ऑपरेशन शिफ्ट कर लेगी। एक बार ये बात ये पढ़ लो साथ में कि MNC होती है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, large companies that operate in several countries at the same time. The MNCs were established in 1920s. Many more came up in 1960s as US business expanded worldwide in Western Europe and Japan also recovered. देखिए बात किस ऐसी है कि जैसे कोका कोला है, ये एक MNC है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे डेल के लगा लो, MNC है। तो बड़ी बड़ी कंपनियाँ, हॉलीवुड है, MNC है, बहुत जगह इसके ऑफिस हैं। तो यहाँ से बात क्या है कि अभी जो ये कंट्री, ये तब से शुरू हुआ 1920 से, लेकिन जब ये कंट्री है ना, डेवलपिंग कंट्रीज, ये अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए टैरिफ लगा देंगे कि जो यूरोप में सारा इंडस्ट्री अपना प्रोडक्ट फिनिश गुड्स बना के डेवलपिंग वर्ल्ड में सेल करती थी, तो जो ये आज़ाद हुए, ये कंट्री इंडिपेंडेंट हुए डेवलपिंग के, अफ्रीका, एशिया ना लैटिन अमेरिका की, ये क्या करेंगे कि अपनी इकोनॉमी को, अपनी कंट्री की इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो यहाँ पे इन कंट्रीज़ की गुड्स बनती है, क्योंकि वो हल्की क्वालिटी की होगी तो लोग उसको परचेज़ वैसे नहीं करते। और फिर अगर उनको दूसरे कंट्री से बनी हुई गुड्स आ जाती हैं, है ना, वो सस्ती होती हैं और लोग उनको भाग के परचेज़ करते हैं। चाइना का मोबाइल कटाक से ले लेते हो। तो क्या ये ऐसे, तो इन्होंने क्या करा इन कंपनीज ने बाहर, जैसे कि ब्रिटेन की कंपनी थी, अब वो अपना जो प्रोडक्ट था लैपटॉप वो इंडिया में ही बनाएगी। BMW अब इंडिया में ही बनेगी, उसके पार्ट कहीं कहीं पे असेंबल होंगे। ठीक है, जैसे असेंबली लाइन की बात करी थी ना, असेंबली लाइन ऐसे चलती है, एक प्रोडक्ट यहाँ बन रहा होता है, दूसरा, ये पट्टी चलती रहती है। मतलब यहाँ कागज़ बन रहा है, यहाँ पे स्टेपल हो रही है, यहाँ पे उसका धागा लग रहा है, यहाँ पे उसका कवर लग रहा है। ठीक है, ये चलता रहेगा, ये ऑपरेशन ऐसे चलता रहेगा। यहाँ पे पैकिंग हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे उठा के नीचे रख देता है, ये असेंबली लाइन। तो भी ये जो टेक्नोलॉजी थी वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी आ जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब टैरिफ से जो देखो बिजनेसमैन प्राइवेट होते हैं, वो अपना प्रॉफिट देखते हैं, वो डेवलपिंग में भी जाके लगा लेंगे, कैपिटल का फ्लो हो रहा है ना। तो हमने बात करी थी कि यहाँ पे वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी का स्प्रेड हुआ है। जो बिजनेसमैन ब्रिटेन का आदमी है, अंग्रेज़ है, तो वो जाके इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर लेगा, क्योंकि वो इतनी वहाँ पे ज़्यादा पैसे लोगों को नहीं दे सकता है, सैलरी नहीं दे सकता है। तो चाइना हैड, देखो चाइना की बात करेंगे अभी, हैड बीन कट ऑफ फ्रॉम द पोस्ट वार वर्ल्ड इकोनॉमी सिंस इट्स रिवोल्यूशन 1949। तो चाइना ने अपनी क्लोज इकोनॉमी रखी थी, वो बाहर से ना एक्सपोर्ट कर रहा था, बिल्कुल ना इंपोर्ट कर रहा था, मेनली कोई इंपोर्ट नहीं कर रहा था चाइना शुरू से ही 1949 में आसपास। तो बट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज इन चाइना एंड द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन USSR स्टाइल कम्युनिज्म इन
ईस्टर्न यूरोप ब्रॉट मैनी कंट्रीज बैक टू द फोल्ड ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। देखो चाइना वालों को क्या लगा भैया, यूएसएसआर का जो सिस्टम था ना, वो जो क्लोज सिस्टम अपने आप ही बाहर से लेना देना कम करना है, उनका क्लैप्स हो गया, हमारा भी हो सकता है। तो इन्होंने क्या करा, भैया बाहर वाले चाहे जो भी आओ बनाओ हमारे देश में, ठीक है। तो ये सारे के सारी इसने अपनी इकोनॉमी ओपन कर दी। देखो उसके बाद क्या हुआ, तो वेजेस वर रिलेटिवली लो इन कंट्री लाइक चाइना। चाइना में पॉपुलेशन बहुत अच्छी है, ठीक है, वेजेस लो हैं, दस दे became attractive destination for the investment by the foreign MNCs, multinational companies competing to capture world market। जो वर्ल्ड मार्केट जैसे अभी ग्लोबलाइजेशन है ना, तो इंडिया ने भी ओपन कर रखा है 1990 से, तो कोई भी आके अपनी कंपनी लगाओ, गवर्नमेंट केवल टैक्स लेगी। अब वो टैरिफ वाला सिस्टम बंद हो गया। टैरिफ ये था कि टैक्स इम्पोज बाय कंट्रीज इम्पोर्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो मेनली इंपोर्ट पे, जो इंपोर्ट बॉर्डर पे और एयरपोर्ट के जैसे ही वहाँ से गुड्स आती है तो वहाँ पे टैरिफ लग जाएगा। अगर यूएसए से 10 रुपये में सेब आ रही थी तो 10 रुपये इंडिया ने टैक्स लगा दिया और 20 रुपये की सेब हो गई। अब कोई नहीं लेगा। इंडिया की जो यहाँ सेब आती है वो 6 रुपये की मिलती है, 6 वाली लेंगे, 20 की क्यों लेंगे। तो बात कुछ ऐसी थी कि अब चाइना वाले तो सस्ता, अब क्या करेंगे चाइना वाले नकल भी बहुत करते हैं। तो ठीक है, इन्होंने अपनी एमएनसी लगाई, इन्होंने अपना वहाँ पे काम करा और घर पे जाके वैसा ही मोबाइल घर बना लिया, अब वो चाइना इधर बेचेगा। हैव यू नोटिस दैट द मोस्ट ऑफ द टीवीज, मोबाइल फोन्स एंड टॉयज वी कैन सी इन द शॉप seems to made in China। तो इसी तरह है, this is because the low wage cost structure of the Chinese economy and most importantly low wages। The relocation of the industry to the low wage countries stimulated world trade and capital flows। In the last 2 decades, the world economic geography has been transformed as a country like Japan। तो ये अब जैसे इंडिया और चाइना और ब्राज़ील में भी अब पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को रीसेप कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल का फ्लो हो रहा है। कैपिटल क्या हो रहा है कि जो बाहर के जो बिजनेसमैन है यूरोप के या यूएस के, वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सचेंज रेट की बात मैंने पहले कर ली थी कि करेंसीज पर्पस, ये हम पहले से ही देख चुके हैं, ठीक है क्लास।